एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। आज हम हिंदी के इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को लेते हुए हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, ये सारे टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन को हम जहाँ तक हो सकेगा व्याख्या करके बताएंगे। जितने भी प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं एक क्वेश्चन से, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जितना हो सकेगा। तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिए और पढ़िए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शब्द। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब शब्द पूछेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं तो समास कहते हैं। और अगर दो या दो से अधिक अक्षर मिल रहे हैं तब हम उसे शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलने से समास बनता है। तो यहाँ पर देखिए समास जो होता है वो हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट आगे आप देख लेंगे कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, जैसे सोरठा होता है और दोहा, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा दोहा, दोहा, रोला और कुंडलिया। इतने इसमें कौन कौन से में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं यहाँ पर सब चीज़ आप देख लीजिए। जैसे देखिए सोरठा है तो इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, 11-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 होती हैं और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया को आप जानते हैं, कुंडलिया जो होता है जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से उसका अंत होता है। जैसे जिस शब्द से वो शुरू होगा, मान लीजिए कोई शब्द है धनिया, एक कुंडलिया हमको याद है, इस समय याद था, इस समय याद नहीं आ रहा है। उसमें पहला वर्ड धनिया अगर शुरू होगा तो लास्ट में जा कर के वो धनिया से ही ख़त्म होता है। शायद इस तरह से था, बनिया अपने बाप के ठगत न लावे बार, निशिवासर जननी ठगे जहाँ ले अवतार, जहाँ ले अवतार माँ सुनो उधर ही राख है, मित्र जानी ठगले जहाँ लख पावे बनिया। इस तरह से ऐसे कुछ था वो कुंडलिया, याद नहीं आ रहा सही से। तो मतलब कि अगर वो बनिया से शुरू होगा तो लास्ट में भी बनिया आकर के ख़त्म होगा। जिस वर्ड से शुरू होगा उस वर्ड से वो ख़त्म होगा। तो यही होती है कुंडलिया की पहचान। इसमें 6 चरण होते हैं। रोला में 24 होते हैं मात्राएँ, दोहा में 13-11 और सोरठा में 11-13 और चौपाई में यहाँ पर आपने देख लिया कि कितने चरण होते हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। चौपाई में, चौपाई इसके नाम से ही आप जानते हैं कि 4 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर याद कैसे करेंगे, देखिए सोरठा जो होगा लिखने में तो इसमें 3 अक्षर हैं, बड़ा है लेकिन छोटे वाले से शुरू होगा, मतलब कि 11 और 13, पहले छोटे से शुरू होगा फिर बड़ा वाला, 11-13। और दोहा में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए 2 ही अक्षर हैं लेकिन 13 से शुरू हो रहा है, 13-11। इस तरह से आप ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा ही ट्रिक बना लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से शुरू होता है, जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से शुरू होता है, क्योंकि इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है कि 13-11 है कि 11-13 है। इसी तरह से आप रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। बड़ा वाला छोटे वाले से शुरू होगा और छोटा वाला बड़े वाले से शुरू होगा, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अतिवृष्ट शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। अतिवृष्ट शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द होगा अनावृष्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संख्या गमनम में कौन सी संधि है। अब संख्या गमनम हमारा शब्द है, यहाँ पर पूछ रहा है संधि कौन सी है। तो संधि अगर आप डिटेल क्लास पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो भी आएगी, आपको वहाँ पर सारी संधि की बताई जाएगी। तो संधि को पहचानने के लिए देखिए, जब कोई आधा अक्षर या से जुड़ा हो, बीच में हो, आधा अक्षर हो और या से जुड़ा हो, तो वहाँ पर हमेशा यण संधि होती है, ये इसकी पहचान होती है। तो संख्या गमनम में यण संधि होगी। नेक्स्ट हमारा है, दुर्भेद शब्द का अर्थ है, दुर्भेद, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्भेद मतलब कि जिसे हम आसानी से जीत ना सकें।
तो जिसे हम कठिनाई से, जैसे होता है ना दुर्भेद किला था, इस तरह से बोलते हैं लोग कि उसे आसानी से जीता नहीं जा सकता था। तो दुर्भेद मतलब होता है जिसे हम जिसे कठिनाई से भेजा जा सके या जिसे आसानी से भेदा ना जा सके। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हमें ऑप्शन लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से हमें खोजना पड़ता है संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए गरीब है, कैसा है, कुछ है और सफ़ेद है। तो कुछ जो हमारा होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है। सफ़ेद क्या है? सफ़ेद तो उसका विशेषता बताता है, यहाँ पर किस कलर का है वो कलर बता रहा है, मतलब कि उसकी विशेषता बता रहा है। कैसा है और गरीब यहाँ पर क्या है? यह भी संख्यावाचक विशेषक नहीं है, यह जो है भाववाचक है। तो संख्यावाचक यहाँ पर कुछ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना जो है, अर्चना की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अर्चना की विशेषता यहाँ पर क्या है कि वो सुंदर है, तो विशेषण शब्द क्या होगा? सुंदर होगा। विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है, तो यहाँ पर वो सुंदर शब्द ही विशेषण होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? अब यहाँ पर समास जो होते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो कोई पद जिसमें प्रधान नहीं होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, मतलब कि दोनों पद जो होते हैं वो मिलने के बाद किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पर देखिए, जो दोनों पद प्रधान होगा उसे हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व को अगर आप पहचानें तो बीच में उसमें हाइफन अक्सर आपको मिलेगा। प्रथम पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव होता है। उत्तर पद प्रधान होगा तो वो तत्पुरुष होगा। विशेषण पद प्रधान होगा तो कर्मधारय होगा। और संख्यावाची अगर होगा तो वो द्विगु होगा। अगर कोई भी संख्यावाची है, जैसे चौराहा, इस तरह से कोई शब्द आ रहा है तो वहाँ पर संख्यावाची अगर आ गया तो द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये 6 प्रकार के समास हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, संस्कार शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? संस्कार शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? उपसर्ग आप जानते हैं, उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जब किसी शब्द के पहले मिल करके एक शब्द नया शब्द बनाता है तो उसे हम उपसर्ग, उप मतलब होता है पहले, जो पहले मिलता है मिल करके नया शब्द बनाता है उसे उपसर्ग। तो संस्कार में क्या मिला हुआ है? सम शब्द का इसमें उपसर्ग होगा, सम धन शकार, तो संस्कार हो जाएगा। शब्द में संस्कार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सम होगा। नेक्स्ट है, सरसों शब्द में लिंग है। तो सरसों शब्द कौन सी लिंग का होता है? जैसे आप बोलते हैं ना कि सरसों जो होता है उसमें कौन से लिंग है? तो सरसों क्या होती है? सरसों का तेल निकाला जाता है तो आप क्या कहते हैं? सरसों उग गई है। या जैसे सरसों आप बोए हैं खेत में तो क्या बोलते हैं कि सरसों की फसल हो गई है। तो यहाँ पर गई है आप बोलते हैं, इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पर होते हैं। और संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में एक और होता है, नपुंसक लिंग भी होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, हिंदी में 2 ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भाषा लिखने का ढंग क्या है? भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के ढंग लिपि है। अब यहाँ पर देखिए, जो पंजाबी है, पंजाबी भाषा कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी लिपि होती है। अगर पूछ ले कि पंजाबी भाषा कौन सी लिपि की है तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी की है, और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई वर्ण है। इसका डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है, जब हमने बताया था कि शब्दों को मिलाकर समास बनता है और वर्ण माने कि अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है। तो शब्द निर्माण कैसे होता है? वर्ण के मिला करके शब्द निर्माण होता है और शब्दों को मिला करके समास बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदि आदि। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। आदि और आदि, यहाँ पर छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसका और इसका क्या अर्थ होता है? तो ये जो छोटी वाली मात्रा होती है इसका मतलब होता है आरंभ, मतलब कि स्टार्ट करना। और ये बड़ी वाली जो मात्रा होती है आदि,
उसका मतलब होता है कि लत लगना। जैसे कहते हैं ना लोग कि इस काम को करने का मैं आदी हो गया हूँ, मैं ये काम करते करते इसका आदी हो गया हूँ, अभ्यस्त हो गया हूँ। तो इस बड़ी वाली मात्रा वाला जो होता है आदि, इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदत पड़ना या लत लगना। और ये वाला होता है आदि। आदि और अंत जो होता है, आप जानते हैं कि आदि पहले जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्ट या आरंभ। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छत, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 व्यंजन होते हैं। जब पूरे वर्णमाला की वीडियो आएगी तो उसमें हर चीज़ को अलग अलग आपको बताया जाएगा कि कौन से नासिक वर्ण है, कौन से संयुक्त वर्ण हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? गंगा, सभा, घोड़ा और बुढ़ापा यहाँ पर दिया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा अगर आपको पहचानना है तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप उसका नाम लेंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी शब्द, जैसे घोड़ा है, यहाँ पर इसका आंसर तो घोड़ा ही होगा, लेकिन इसका आप जैसे ही इसको वर्ड को पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि इससे ढेर सारी वस्तुएं, मतलब कि ढेर सारे, उस जो शब्द है उस शब्द के ढेर सारी, पूरे संसार में बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में अगर वो है तब वो शब्द जातिवाचक होगा। जैसे घोड़ा अगर हम कह दिए तो जितने संसार में पूरे घोड़े हैं वो सारे इसी घोड़े के अंदर आएंगे, लेकिन अगर किसी एक अलग घोड़े का नाम दे दिया गया तो वो उसी घोड़े के बारे में बताएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कैसे, अगर पूरे संसार में उसी में सब लोग समाहित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, यहाँ पर देखिए गंगा क्यों नहीं होगा? गंगा नदी तो है, लेकिन गंगा क्या है? एक ही नदी है। लेकिन अगर हम गंगा की जगह नदी कह दें तो पूरी दुनिया की सारी नदियाँ उसी नदी में आएंगी। मतलब नदी पूरी दुनिया की नदी होगी, बहुत सारी नदियाँ हो जाएंगी। तो वहाँ पर अगर यहाँ नदी दिया रहता तो हम जातिवाचक कह सकते थे, लेकिन गंगा क्या है? किसी एक विशेष का नाम है। तो यहाँ पर एक ही लोक का बोध हो रहा है इससे, इसी से हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा हमारा जातिवाचक संज्ञा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घी कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है घी कौन सी संज्ञा है? तो घी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि घी एक क्या है? द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। मुकेश ने कहा, मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। कर्ता कारक कौन है? मतलब कि इसमें इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा कर्ता है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण, इस तरह से आप याद किए होंगे। तो किसने मारा है? मुकेश ने। मुकेश ने मारा है। कौन काम कर रहा है? कौन मारने का काम कर रहा है? जो काम करता है वही हमारा कर्ता होता है। तो मुकेश यहाँ पर कर्ता कारक होगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुख दुख का समास क्या है? सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हमने बताया था ना कि अगर बीच में हाइफन होगा तो आप वहाँ पर देख लेंगे, अगर हाइफन बीच में दिया गया है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन हार, संहार। यहाँ पर हलंत भी होगा, समधन हार, संहार। प्रत्यक्ष शब्द में समास है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? समास देखिए अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर देखिए संधि कौन सी है? यण है। अब यहाँ पर देखिए संधि, आपको हमने बताया था कि अगर या में कोई भी आधा अक्षर मिला हुआ है तो वहाँ पर यण संधि होगी। ये दूसरा ही क्वेश्चन था, शुरुआत में ही आपने देखा था। तो यहाँ पर यण संधि है। और प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। और इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? प्रति लगा हुआ है। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और ये अव्ययी भाव समास है। जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं वही ये अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, जैसे अगर कोई भी आपको शब्द मिला और उसमें पूछ रहा है कि समास बताइए, तो उस वर्ड को आप तोड़िए 2 भाग में। अगर उसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, जैसे प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग होता है, विद्यालय में विद्याधनालय, इस तरह से अगर कोई भी उपसर्ग लगा हुआ शब्द मिल जाए तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे भी आप समास को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होता है विधन उत्पत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
संविधान के किस सभा में हिंदी को राजभाषा कहा गया? तो संविधान के किस भाग में, यहाँ पे किस भाग में पूछा है, किस भाग में? 17वें भाग में। यहाँ पर हम हिंदी से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद भाग जो भी हैं सब चीज़ यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड रख दिए हैं। 17वें भाग में किया गया है, भाग में है राजभाषा हिंदी को माना गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। और भाषा हिंदी कौन सी है? फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हमारा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। तो अब आपको भी कमर कस लेना होगा अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तुलसीदास की। तुलसीदास की और कौन कौन सी हैं? रामलला नाचू, बरबर रामायण, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये सारी कृतियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की है। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको अच्छे प्यारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।